देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। कई लोगों को उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको कहा गया कि आप मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे क्योंकि आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है या 75 साल से ज़्यादा हो गई है। और दूसरी तरफ 87 साल की उम्र के एक बुज़ुर्ग को मैदान में उतारने का क्या मतलब है। एक ऐसे व्यक्ति को जिसको राजनीति की ABCD भी नहीं जानकारी हो और उसको लाकर न सिर्फ उसको लाया गया बल्कि एक प्रकार से उसको मुख्यमंत्री के रूप में भी उसको पेश करने की कोशिश की गई कि ताकि केरला के लोग उससे आकर्षित हों। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आया। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 86 उम्मीदवारों की लिस्ट कल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई और एक लिस्ट बीजेपी की तरफ से भी जारी की गई जिसमें 115 उम्मीदवारों का चयन उन्होंने किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प ये रहा कि 87 साल की उम्र में मेट्रो मैन के रूप से जाने जाने वाले ई श्रीधरन को बीजेपी ने केरल में अपना पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। हमारे साथ केरल कांग्रेस के प्रभारी महासचिव तारिक अनवर जी हैं। सर, आपको लगता है कि दक्षिण भारत की राजनीति में अपनी पकड़ और पैठ बढ़ाने के लिए श्रीधरन के कंधे पर बीजेपी ने या श्रीधरन को उम्मीदवार बनाया है? देखिए, श्रीधरन जी को जो उम्मीदवार बनाया है उससे भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आता है। एक तरफ तो आडवाणी जी को, जोशी जी को और ऐसे कई लोगों को उनको टिकट नहीं दिया गया, उनको कहा गया कि आप मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे क्योंकि आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है या 75 साल से ज़्यादा हो गई है। और दूसरी तरफ 87 साल की उम्र के एक बुज़ुर्ग को मैदान में उतारने का क्या मतलब है। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझ रही कि केरल में उनका कोई भविष्य नहीं है और इसलिए ऐसे लोगों को लाने की कोशिश कर रही है जिनका थोड़ा बहुत राजनीति में तो नहीं बल्कि राजनीति से बाहर जो उनका कार्य रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन केरला की जो राजनीति है उसको शायद भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं रही है कि वहाँ के लोग बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, राजनीतिक सूझबूझ रखते हैं, वैचारिक तौर पर वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। और ऐसी हालत में एक ऐसे व्यक्ति को जिसको राजनीति की ABCD भी नहीं जानकारी हो और उसको लाकर न सिर्फ उसको लाया गया बल्कि एक प्रकार से उसको मुख्यमंत्री के रूप में भी उसको पेश करने की कोशिश की गई कि ताकि केरला के लोग उससे आकर्षित हों। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र सामने आया। लेकिन वही सवाल वही है कि एक विश्वसनीय चेहरे को लेकर मैदान में उतर रही है बीजेपी। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लेफ्ट के अलावा जो अल्टरनेटिव स्पेस जो UDF के पास है जिसकी अगुवाई कांग्रेस करती है उस स्पेस को कैप्चर करने के लिए बीजेपी ने ई श्रीधरन जैसे एक क्रेडिबल फेस को सामने रखा है और उसका नुकसान आपको लगता है कांग्रेस को होगा वहाँ पे? मेरा ख्याल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा जैसा मैंने कहा कि वहाँ के लोगों में राजनीतिक सूझबूझ काफ़ी है और वहाँ दो धड़ में वहाँ की राजनीति बटी हुई है। एक LDF है तो दूसरा UDF है। हर 5 साल के बाद वहाँ की राजनीति बदलती है, वहाँ सरकार बदलती है। तो लोगों का जो एक मानसिकता है वो इन दो गठबंधन के अलावा किसी तीसरे की तरफ अभी आकर्षित होगा सिर्फ इसलिए कि वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को लाकर बीजेपी खड़ा करना चाहती है जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। तो मैं नहीं समझता और ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, परिणाम जब आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई अस्तित्व है नहीं। एक पिछले विधानसभा में मात्र एक
विधायक उनके चुन कर आए थे। तो वैसी हालत में अगर वो कुछ ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा देखते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। आप लोगों पे आरोप ही यही है कि केरल में आप वामपंथी दलों से लड़ रहे हैं, बंगाल में आप लेफ्ट के साथ अलायंस करके चल रहे हैं, तो क्या मतलब सहूलियत की राजनीति कांग्रेस नहीं कर रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजनीति है, और मुख्य रूप से ये बात सही है कि हम और लेफ्ट, जहाँ तक सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई है, उसमें हम एक हैं। हम नहीं चाहते हैं कि देश को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। तो इसलिए हम बंगाल में अगर उनके साथ हैं, तो देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। जहाँ तक कि केरला का सवाल है, केरला में हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी पहले भी थे और आज भी है। वहाँ हमारा जो लड़ाई है वो इस बात की लड़ाई है कि जो वहाँ जो प्रशासन है, जो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन है या लेफ्ट का शासन है, वो एक प्रकार से जनता की भावनाओं के विपरीत काम कर रहा है। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चुका है, वहाँ बहुत सारे अभी स्कैम आए हैं, गोल्ड स्मगलिंग की बात है और बहुत सारी बातें। तो उन सब चीज़ों को लेकर वहाँ के लोगों में बहुत असंतोष है, और यही कारण है कि हम लोग शुरू से जो वहाँ जो केरला की राजनीति है उसके अनुसार हम लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि सर आप केरल कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, राहुल गांधी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पे है, जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं पीसी चाको, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। कल देखा हमने महिला कांग्रेस की एक अध्यक्ष टिकट नहीं मिलने की वजह से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर सर मुंडवा रही थी। तो आपको लगता है कि ये जो इनफाइटिंग है कांग्रेस का, उसका गलत नेगेटिव असर होगा चुनाव? नहीं, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, ख़ासकर जो डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, उसमें अक्सर इस तरह का असंतोष उभरता है। सब, चूँकि हम वहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, हमको जो हमारे गठबंधन के जो साथी हैं उनको भी संतुष्ट करना है, उनको भी लेकर चलना है। तो बहुत सारे लोगों को हम अपने पार्टी के लोगों को टिकट नहीं दे पाते हैं, उनको उम्मीदवार नहीं बना पाते हैं। उनको भी ये बात समझने की ज़रूरत है, गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लड़ाई, केरला की लड़ाई बहुत ही गंभीर लड़ाई है, और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ रही है। पीसी चाको को तो पार्टी ने इतना कुछ दिया, दिल्ली का प्रभारी बनाया, वो 2G के जो जेपीसी थे उसके चेयरमैन थे। आखिर क्या वजह रही कि चुनाव से ठीक पहले वो पार्टी छोड़ के चले गए? अब ये तो वही बताएंगे, लेकिन आपका कहना सही है कि पार्टी की तरफ से उनको प्रतिष्ठा देने में कोई कमी नहीं रखा है, और लगातार वो किसी न किसी रूप में पार्टी के नेतृत्व के साथ बंधे रहे हैं, उनको अवसर मिलता रहा है। और अगर मान लीजिए कि इस चुनाव में उनके मन मुताबिक अगर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, या उनके किसी व्यक्ति विशेष को टिकट नहीं मिल पाता है, तो उसको लेकर नाराज़गी अच्छी नहीं होगी। और वो एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है। मैं तो आज भी ये मान कर चलता हूँ कि भले ही वो अभी नाराज़ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको इस बात का एहसास होगा, और फिर वो कांग्रेस में उनकी वापसी होगी। धन्यवाद। तो साफ तौर से तारिक अनवर जी का कहना है कि चाहे जो नाराज़ लोग हैं उनकी समय के साथ वापसी होगी। और जहां तक ई श्रीधरन का सवाल है, बीजेपी की तरफ से ज़रूर इस बात की कोशिश हो रही है कि एक क्रेडिबल फेस के जरिए दक्षिण भारत, खासतौर से केरल के अंदर अपनी सियासी पैठ को बढ़ाया जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क वहाँ पे तारिक जी का कहना है कि कोई सियासी फ़र्क या चुनावी फ़र्क नतीजों में नहीं आएगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।
ਪੰਡਿਤ ਰਾਧੇ ਸ਼ਰਮਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।